नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की लोक भारती किताब में से जो चौथी विधा है कविता किताबें, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और 9वीं कक्षा की किताब की जो अनुक्रमणिका है पहली इकाई में हमने चांदनी रात इस खंड काव्य की रचना कर मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया खंड काव्य हमने पहले देखा है। उसके बाद बिल्ली का बिलुंगड़ा हास्य कहानी, कबीर जो तीसरा पाठ था पूरक पठन था, उसको सिलेबस में से इस साल के लिए कम कर दिया गया है। अब हम चौथी जो विधा है नई कविता गुलजार जी द्वारा रचित किताबें, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों के बारे में बताया है। उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को उन्होंने याद किया है। इस कविता के माध्यम से गुलजार जी हमें किताबों के साथ उनका संबंध कैसा था, किस तरीके से उन्होंने संबंध बिताए थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो इस कविता के माध्यम से वही हम जानने की कोशिश करेंगे। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण भी यहाँ पे कवि ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लेखनी में एक सवाल दिया गया है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुस्तकों से संबंधित चर्चा के आयोजन में सहभागी होकर लिखिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान भी दिए गए हैं। पाठ्येतर पुस्तकें, पुस्तकों का संकलन, पुस्तकों की देखभाल, विचार मंथन, विचार वाक्य और सुविचार, इन मुद्दों की सहायता से हमें यहाँ पे चर्चा का आयोजन हम कर सकते हैं और छात्रों को पाठ्येतर पुस्तकें और किताबें पढ़ने के बारे में उनको बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कवि का परिचय जानने का प्रयास करेंगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। परिचय, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियाँ, चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे, कविता कहानी का कोलाज। पद्य संबंधी, इस पद्य में गुलजार जी हमें क्या बताने जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया है। नई कविता विधा, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए इस पद्य के माध्यम से यहाँ पे हम जानकारी लेते हैं। पहला जो पद्यांश है उसके बारे में उससे हम शुरुआत करते हैं। पहला पद्यांश, किताबें झांकती है से लेकर जो रिश्ते वो सुनाती थी तक। पहला पद्यांश है, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। यहाँ पे नए शब्द आए हैं, झांकना, झांकती है, झांकना मतलब छिपकर देखना जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द आया है अलमारी, अलमारी यानी कि कई खानों वाला लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा। उसके बाद शब्द आया है हसरत,
हसरत यानी कि कामना, उम्मीद, अच्छा। और सोहबत शब्द आया है, संगत जिसे हम कहते हैं, संगत जिसे हम कहते हैं। तो पहले इन 4-5 पंक्तियों में कवि गुलजार जी कहते हैं, अब हम कंप्यूटर के युग में रहने वाले हैं। कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। आजकल किताबें जो है सिर्फ अलमारी में रखने की चीजें हो गई है, अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा शौक, ऐसा दुख वे यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। वे कामना करती है, बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, अब किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर वैसा नहीं होता। यहाँ पे पहले पद्यांश में जो दूसरा छोटा सा पद दिया गया है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती नहीं घर में जो रिश्ते सुनाती थी। यहाँ पे बताया गया है गुजरना यानी कि बीतना, कदरें मायने मूल्य, और सेल यानी कि कोशिका जिसे हम कहते हैं सेल। तो यहाँ पे बताया है कवि ने कि कवि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबों में पढ़ने में बिता करती थी, पर अब जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, लेकिन अब रिश्तों और संबंधों के बारे में बताने वाला भी कोई नहीं रहा है। इस प्रकार यहाँ पे अपना दर्द, यहाँ पे अपना दुख गुलजार जी इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। दूसरा जो पद्यांश है, दूसरा पद्यांश वह सारे उधड़े उधड़े है, वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो इसकी एक सिसकी निकलती है। दूसरा पद्यांश, वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। इस प्रकार इन्होंने इन पंक्तियों में बताया है। अगला पद्यांश, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहब तहब खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जुबा पर कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं
कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि का किताबों से किस प्रकार का संपर्क था, किस प्रकार का संबंध था, उसके बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि जब हम किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ते समय कभी हम वो किताब अपनी छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उसके ज्ञान प्राप्त होता रहे। इस प्रकार यहाँ पे कवि ने कहा अंश, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें जुड़ी हुई थी, उसके बारे में कवि आखिरी पद्य में कहते हैं, आखिरी पद्यांश में कहते हैं कि किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। इस प्रकार का वो अपना दुख दर्द यहाँ पर हमें बता रहे हैं। पाठ के आंगन में यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क में पहला सवाल दिया है, वाक्य पूर्ण कीजिए पाठ के आधार पर। पहला वाक्य दिया है, किताबों की अब बनी आदत। इसे हमें कविता की सहायता से पूरा करना है। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की, कविता की सहायता से हम इसे पूरा कर सकते हैं। दूसरा वाक्य दिया है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, तो उसके आगे हम लिख सकते हैं, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। उसके बाद ख सवाल दिया गया है, लिखिए। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ लिखिए। तो कविता में कुछ उर्दू शब्द आए हैं, उनके बारे में हमें लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हम उर्दू शब्दों के बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो उर्दू शब्द है, पहला उर्दू शब्द हम लिख सकते हैं सफ़ा, यानी कि पन्ना। उसके बाद दूसरा जो उर्दू शब्द है वह अल्फाज, यानी कि शब्द। उसके बाद जुबा, यानी कि जीभ, जायका, यानी कि स्वाद। इस तरीके से हम उर्दू शब्द लिख सकते हैं। ऐसे 6 शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ग में सवाल दिया गया है, आकृति दी गई है, किताबें यहाँ रखते थे। तो किताबें कहाँ रखते थे उसके बारे में हमें लिखना है। तो इस पद्यांश की सहायता से हम लिख सकते हैं, पहले बॉक्स में सीने पर, उसके बाद गोदी में, घुटनों पर और माथे से लगाकर। उसके बाद दूसरा सवाल है, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया उसी प्रकार से उसका भावार्थ हम लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं कि कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झाँक रही हो और वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर। इस प्रकार उसका हम भावार्थ लिख सकते हैं। पाठ से आगे दिया गया है, अपने तहसील जिले के शासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। अपना जो तहसील होता है उसके बारे में स्थापना तिथि, वर्ष, संस्थापक का नाम, पुस्तकों की संख्या और उसके बाद विषयों के अनुसार वर्गीकरण। यह भी हम एक
क्या कहते हैं उसे, प्रकल्प हम छात्रों को दे सकते हैं और उसकी जानकारी के बारे में लिखने के लिए उन्हें कर सकते हैं। उसके बाद भाषा बिंदु में सवाल दिया गया है, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म पर एक सवाल दिया गया है। यहाँ पे पहला शब्द दिया गया है घर, और उसके लिए हम शब्द युग्म घर शब्द जोड़ के घर घर बना सकते हैं, और उसका वाक्य महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है। उसके बाद दूसरा शब्द है उधड़े, उस उद्दा के रिश्ते उधड़े से है। उसके बाद शब्द है भला बुरा, जिसे हम कह सकते हैं, और इसका वाक्य भला बुरा कैसा भी हो भाई होता है। उसके बाद प्रचार प्रसार, आज का जमाना प्रचार प्रसार का है। उसके बाद भूख प्यास, किसान भूख प्यास सहते हुए निरंतर अपने काम में लगा रहता है। और आखिरी शब्द जो है भोला को भाला शब्द जोड़कर हम शब्द युग्म बना सकते हैं। भोला भाला, रमेश एक भोला भाला लड़का है। इस प्रकार इस विधा पर भाषा अध्ययन पर आधारित एक सवाल दिया गया है, उसके बारे में हम अभी यहाँ पे जानकारी लेंगे। भाषा अध्ययन जो 14 अंकों के लिए पूछा जाता है, उसमें पहला सवाल शब्दभेद पर इस तरीके से इस कविता पर पूछा जा सकता है। अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। यहाँ पे 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, पुस्तकों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए नुक्के, और को यहाँ पे अधोरेखांकित किया गया है, और जो है जवाब में हम यह ऐसा लिख सकते हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 2, शाम कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर जाती है। यहाँ पे कंप्यूटर को अधोरेखांकित किया है, और यह जातिवाचक संज्ञा है। 2 नंबर का सवाल है अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला अव्यय दिया है अब, और दूसरा बहुत। पहले अव्यय का हम इस तरीके से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, शहर से आने के बाद अब वह स्वस्थ है। और दूसरा वाक्य जो है, वह आदमी बहुत धीरे काम करता है। जो अव्यय हमने वाक्यों में जिनका प्रयोग किया है उन्हें हम अधोरेखांकित करेंगे। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो है, तालिका पूर्ण करने के लिए दी जाती है। कृति पूर्ण कीजिए, इस तरीके से सवाल है। संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद, इस प्रकार के 3 यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं। पहले संधि शब्द में इत्यादि शब्द दिया है, और संधि विच्छेद और संधि भेद हमें लिखने के लिए कहा गया है। संधि विच्छेद में हम इति अधिक आदि लिख सकते हैं, और संधि भेद जो है वह स्वर संधि है। उसके बाद दूसरा जो शब्द दिया गया है, संधि शब्द यहाँ पे नहीं दिया है, संधि विच्छेद दी गई है। अधः अधिक गति, और संधि भेद भी हमें लिखने के लिए कहा गया है। उससे हम संधि शब्द बना सकते हैं अधोगति, और यह जो है संधि भेद में यह विसर्ग संधि है। इस तरीके से हम इसे पूरा कर सकते हैं। चौथा सवाल जो है सहायक क्रिया पर आधारित है। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। 1 अंक के लिए दिया जाता है। यहाँ पे वाक्य दिया है, खाना खाने के बाद वह सो गया, और दूसरा वाक्य है, उसने अपना काम पूरा कर लिया। पहले वाक्य में गया यह सहायक क्रिया है, और उसका मूल रूप जो है वह जाना, और दूसरे वाक्य में लिया यह सहायक क्रिया है, और उसका मूल रूप है लेना। उसके बाद नंबर 5 प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित सवाल दिया गया है। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। पहला शब्द है कटना, और दूसरा चलना। तो कटना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप हम इस तरीके से तालिका में लिख सकते हैं, कटाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक कटवाना। उसी प्रकार चलना का चलाना और चलवाना। नंबर 6 का सवाल है मुहावरों पर आधारित। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरा दिया है नजर आना, उसका अर्थ हम पहले लिखेंगे दिखाई देना, और फिर उसका वाक्य लिखेंगे इस प्रकार, उस गांव में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नजर आता है। उसके बाद दूसरा सवाल है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, तोलकर बोलना और कान करना। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, समझदार व्यक्ति जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तो जवाब में हम दोनों में से एक मुहावरे का चयन करके लिखेंगे। समझदार व्यक्ति जो भी बोलते हैं तोल कर बोलते हैं, और उसे अधोरेखांकित करेंगे। उसके बाद 7वां जो सवाल है कारक पर आधारित। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। पहला वाक्य दिया है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। दूसरा विधान है, कभी सीने पे
रख के लेट जाते थे। और तीसरा है निम्न सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। तो पहले वाक्य में लफ्जों के संबंध कारक है, दूसरे वाक्य में सीने पे अधिकरण कारक है, पर शब्द भी है यहाँ पे, और तीसरा जो विधान है जबी से, यह करण कारक है। इस प्रकार हम यहाँ पे कारक पहचान कर लिख सकते हैं। उसके बाद 8वां सवाल जो है विराम चिन्ह पर आधारित। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य दिया है, वाह यह बगीचा तो बहुत सुंदर है, इसमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। वहां के बाद हम यहाँ पर उद्गारवाचक चिन्ह देंगे और यह बगीचा तो बहुत सुंदर है, यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे। उसके बाद 9वां सवाल है काल परिवर्तन। यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाषा अध्ययन में पहले जो 8 सवाल है यह 1-1 अंकों के लिए है, और अभी जो उर्वरित है 9वां, 10वां और 11वां यह 2-2 अंकों के लिए है। तो काल परिवर्तन हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। सवाल इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, वे सारे रिश्ते उधड़े हैं, पूर्ण भूतकाल में रूपांतर करना है, वे सारे रिश्ते उधड़े थे। और दूसरा वाक्य है, किताबें अलमारी से झांकती है, अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतर करना है, किताबें अलमारी से झांक रही है। क्रिया अपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे हम रही है का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। उसके बाद 10वां सवाल जो है वाक्य भेद पर आधारित है। पहला सवाल, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यह जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे और से 2 वाक्य यहाँ पे जोड़े गए हैं। दूसरा सवाल इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है, किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। विस्मयादि बोधक वाक्य यहाँ पे हमें करना है, वाह किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। और दूसरा विधान है, क्या अब किताबों का उपयोग नहीं होगा। आज्ञावाचक वाक्य में इसका हमें परिवर्तन करना है, अब किताबों का ही उपयोग होगा। इस तरीके से हम इसका आज्ञावाचक वाक्य में भी रूपांतर कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी सवाल जो है 11वां, वह वाक्य शुद्धिकरण पर पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, मैं आपके साथ चलेगा। इसमें हमें यह जो वाक्य है यह शुद्ध करते हुए मैं के जगह मैं यह सर्वनाम का हम उपयोग करेंगे, और चलेगा के जगह पर चलूंगा दोनों को हम अधोरेखांकित करेंगे, मैं आपके साथ चलूंगा। और दूसरा वाक्य है, मेरे को पानी चाहिए। इसमें भी परिवर्तन करते हुए मुझे पानी चाहिए, और जो शब्द हम सही करके लिख रहे हैं उनको हमें अधोरेखांकित करना है, मुझे पानी चाहिए। इस तरीके से हम इसका वाक्य शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह जो 11 सवाल पूछे जाते हैं 14 अंकों के लिए, उसका भी हमने यहाँ पे उसके बारे में भी जानकारी ली है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आज हमने गुलजार द्वारा रचित जो पद था, नई कविता जो विधा थी किताबें, उसके बारे में जानकारी ली है। आप लोगों को अगर यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।